Hello everyone. So in this video we are going to discuss about oxidative system of bioenergetics that is also called aerobic system. तो जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि एनर्जी सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एरोबिक एंड एनारोबिक सिस्टम। तो ऑक्सीडेटिव सिस्टम एरोबिक सिस्टम में आता है बायोएनर्जेटिक्स के, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी जनरेट होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर। तो देखते हैं। The most complex energy system is the aerobic system और ऑक्सीजन एनर्जी सिस्टम विच प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द एटीपी। ये सबसे ज्यादा एटीपी प्रोवाइड करता है बॉडी को फंक्शंस के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है। दिस सिस्टम प्रोड्यूस एटीपी एज एनर्जी एंड रिलीज ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज एंड फैटी एसिड्स। बिकॉज ये ग्लूकोज का भी ब्रेक डाउन से एटीपी बनाता है, साथ में फैटी एसिड्स, जो फैट्स प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, वो फैटी एसिड्स का ब्रेक डाउन करके भी एनर्जी एटीपी प्रोड्यूस करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटीपी कैन बी फॉर्म थ्रू ग्लाइकोलाइसिस। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसमें जो भी रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती हैं ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। दिस सिस्टम ऑल्सो इन्वॉल्व्स क्रैब साइकिल। अब इस सिस्टम में नई चीज क्या है, हमें क्रैब साइकिल इन्वॉल्व होती है इसमें। ठीक है, क्रैब साइक्लिक, या फिर उसको बोल सकते हैं हम ट्राई कार्बोक्सिलिक साइक्लिक, उसका दूसरा नाम है, या फिर एक और नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल, ये तीन नामों से इसको जाना जाता है। क्रैब साइकिल क्योंकि ये हंस क्रैब ने डिस्कवर किया था, इसको बताया था इसके बारे में, इसलिए इसको क्रैब साइकिल भी बोल देते हैं, या फिर इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसको बोलते हैं। अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट जनरेट एनर्जी इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो हमारा सेल का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बाकी की जो एनर्जी प्रोडक्शन है, एटीपी पीसीआर सिस्टम है, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर सार्कोप्लाज्म के अंदर, ये हमारा सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है, सार्कोप्लाज्म होता है, उसके अंदर ये रिएक्शन चलती हैं। लेकिन ये जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्रैब साइकिल मींस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एंटर कर जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, उसके अंदर ये एनर्जी प्रोडक्शन स्टार्ट होता है ऑक्सीडेटिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, द aerobic system supplies energy for body movement lasting more than just few minutes, such as long period of work, endurance activities। जो हम लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज करते हैं, कई कई घंटों तक काम करते हैं, और नॉर्मल जो हम फंक्शनल जो हमारे वर्क्स हैं और फंक्शनल एक्टिविटीज हैं डे टू डे लाइफ की, वो सब उसमें कौन हेल्प करता है, एटीपी जनरेट करता है, ऑक्सीडेटिव सिस्टम। ओके, the complexity of this system along with the fact that relies heavily on सर्कुलेटरी सिस्टम टू सप्लाई ऑक्सीजन। इस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी है कि ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है किस पे, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे, वो कितना अच्छे से ब्लड पंप कर रहा है, कितने अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचा रहा है बॉडी के अंदर, क्योंकि ये ऑक्सीजन पे डिपेंड है। जब जितना ज्यादा इसको अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगी, जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, उतना अच्छे से ये ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा। तो ऑक्सीजन सर्कुलेटरी सिस्टम और सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड रहता है। मेक इट स्लोअर एक्ट, और ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन आएगी, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ऑक्सीजन आएगी, फिर उससे एटीपी बनेगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, फिर ऑक्सीजन आएगी दोबारा। तो ऐसे करके ये थोड़ा सा एज कम्पेयर टू एटीपी पीसी और लैक्टिक एसिड सिस्टम से थोड़ा सा स्लो होता है इसका एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, दिस सिस्टम इज ऑल्सो द पाथवे दैट प्रोवाइड्स एटीपी टू फ्यूल most of the energy needs not related to physical activities, means not only physical activities, ये हमारी बाकी की जो भी एक्टिविटीज होती हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि हमारी बॉडी ग्रोथ, टेम्परेचर, हेयर ग्रोथ, और एक्सेट्रा, रिपेयरिंग ऑफ बॉडी टिश्यू, जितनी भी फंक्शनल मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, सब में एटीपी, सॉरी, ऑक्सीडेटिव सिस्टम एनर्जी प्रोड्यूस करने का और एनर्जी सप्लाई का काम करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं एनर्जी प्रोडक्शन होता कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो स्टोर्ड फॉर्म जो होता है ग्लूकोज का, उससे एनर्जी बनाना, प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले जो ग्लाइकोजन होता है लीवर के अंदर, मसल सेल्स के अंदर, जो स्टोर्ड फॉर्म होता है ग्लूकोज का, उससे उसका ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज बनता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू, रिएक्शन के थ्रू। फिर ग्लूकोज से 6 जीपी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ब्रेक डाउन होता है, और उससे पायरुवेट एसिड बनता है, जो ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन के थ्रू ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ये हमने पढ़ चुके हैं हम ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम में। उसके बाद अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो ये लैक्टिक एसिड बना लेता है। ठीक है, पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसको ऑक्सीजन मिल जाती है, तो फिर ये क्या बनाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन O2, ये एसिटाइल कोलाइन में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट एसिड। ठीक है,
और साथ ही में जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं वो भी ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होते हैं बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू। उनका ऑक्सीडेशन होता है और वो भी एसिटाइल कोलाइन बनाते हैं। तो ये दोनों मिलके एसिटाइल कोलाइन बनाते हैं, और ये एसिटाइल कोलाइन जो है ये हमारे क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, और यहां से फिर चालू हो जाता है क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस। फिर क्रेब्स साइकिल के अंदर एक केमिकल रिएक्शन चलती है, एसिडिक रिएक्शन चलती है, बहुत सारी एसिड्स होती हैं, तो उनके थ्रू एटीपी जनरेट होती है। और साथ में फिर जो उनसे जो H प्लस आयंस निकलते हैं, क्रेब साइकिल के अंदर से जो H प्लस आयंस निकलते हैं वो जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में एटीपी जनरेट होती है। ठीक है, तो ये होता है एनर्जी प्रोडक्शन। अब देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो एक्चुअली होता क्या है, जब भी कोई भी रिएक्शन होती है और उससे H प्लस आयंस निकलते हैं, ठीक है, H प्लस आयंस जब भी निकलते हैं तो उनको कैरी करना पड़ता है। उनको कौन करता है, NADH। ये मॉलिक्यूल्स होते हैं NAD, ठीक है, NAD प्लस और FADH, ये दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन जब होती है, ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में, तब उसमें से जो H प्लस आयंस निकलते हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं NADH और FADH2। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोलाइसिस में NADH ओनली हेल्प करता है, जो H प्लस आयंस होते हैं इनको कैरी करके ले जाता है ये कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होती हैं, पायरुवेट से एसिटाइल कोलाइन बनता है, एसिटाइल कोलाइन एंटर करता है सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर, क्रेब साइकिल के अंदर। वहां पे जो रिएक्शंस होती हैं उनमें से भी कुछ H प्लस आयंस निकलते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, H प्लस आयंस निकलते हैं। तो फिर यहाँ पे अकेले NADH से ये सारे H प्लस आयंस कंट्रोल नहीं होते, तो अपने ये एक और बोल सकते हो फ्रेंड से हेल्प लेता है, जिसको हम बोलते हैं FADH2। तो FADH और NADH दोनों मिलके ये H प्लस आयंस को कैरी करते हैं यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर छोड़ते हैं, पंप करते हैं। ठीक है, तो क्रैश साइकिल की अगर बात करें तो उसमें देखो ये कुछ रिएक्शन चलती हैं। जैसे एसिटाइल कोलाइन एंटर करता है, सबसे पहले ऑक्सिलो एसीटेट बनता है और उसके बाद फिर सिट्रेट बनता है। ठीक है, तो ये ऐसी रिएक्शन रिएक्शन चलती रहती है साइकिल में, और एक साइकिल के अंदर 2 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एक साइकिल के अंदर। तो एसिटाइल कोलाइन सबसे पहले ऑक्सिलो एसीटेट बनाएगा, उसके बाद सिट्रेट बनेगी, उसके बाद आइसोसिटेट। तो इसका एक ट्रिक है जिससे हम इसको याद रख सकते हैं। तो उस ट्रिक को मैं बता देता हूँ। आवर सिटी इज केप्ट सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम मॉन्स्टर्स। तो ये एक ट्रिक है जिसके थ्रू तुम सारी एसिड्स को याद रख सकते हो। आवर सिटी इज केप्ट सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम मॉन्स्टर्स। आवर सिटी इज केप्ट सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम मॉन्स्टर्स। तो इनका फर्स्ट फर्स्ट जो वर्ड है वो उसके थ्रू ये ट्रिक बनाई है। आवर सिटी इज केप्ट सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम मॉन्स्टर्स, ऑक्सिलो एसीटेट, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, कीटोग्लूक्रेट, सक्सिनल, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मिले। इससे तुम सीक्वेंस भी याद रख सकते हो कि किस एसिड के बाद कौन सी एसिड आती है। ठीक है, और एसिड्स के नाम भी याद रख सकते हो। तो हर एक एसिड जब भी हर एक एसिड में ये रिएक्शंस होती है, एक एसिड से दूसरी एसिड बनती है, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंड NADH मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जो NADH मॉलिक्यूल है वो H प्लस आयंस को कैरी करके ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में रिलीज होती है। ठीक है, और FADH2 मॉलिक्यूल भी बनता है जब सक्सीनेट से फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है, और वो भी फिर हेल्प करता है H प्लस आयंस को कैरी करने में। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, जब ये जो NADH जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, NADH एंड FADH2, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। तो ये क्या करते हैं, H प्लस आयंस को क्या करते हैं, लेके आते हैं, पंप करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। ये जो क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर,
जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये जो दिख रही है तुम्हें, इसके ऊपर कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, चार, 1 2 3 4, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें कुछ रिएक्शंस चलती हैं, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस। तो वो इलेक्ट्रॉन से एनर्जी लेती हैं जब NADH ब्रेक डाउन होता है NAD+H+ में, और साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी मिलती है, उससे क्या करते हैं, उसकी हेल्प से ये H+ आयन, जिनको हम प्रोटॉन्स बोलते हैं, ठीक है, H+ आयंस क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, इनको पंप करते हैं ये इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस के अंदर। ठीक है। और जब इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन पंप होते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कीमो ऑस्मोसिस। ठीक है। जब H+ आयंस इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस के अंदर पंप होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कीमियो ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है। फिर वापस ये H+ आयंस जो पंप हो वापस एक दूसरे के ऊपर जंप करते हैं, एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन के ऊपर जंप करते हैं, वापस आते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है। तो ये दो प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे H+ आयंस के प्रोटॉन्स के मूवमेंट से क्या होता है, बहुत सारे अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ATP प्रोड्यूस होती है, अप्रोक्स 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। साथ में बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है, CO2 + H2O, जिसको हम स्वेट, जो स्वेट के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है, H2O, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बेस प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से रिमूव होता है। और साथ में बहुत ज्यादा अमाउंट में 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस होते हैं, जिस हमारी बॉडी की एनर्जी जो डिमांड है वो फुलफिल होती है। तो ये था हमारा ऑक्सीडेटिव सिस्टम। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our channel.